आज के इस विस्तृत विश्लेषण का विषय एक ऐसा मुद्दा है जिसे अक्सर हम बहुत साधारण मान लेते हैं। बिल्कुल। मतलब जब भी कोई सुबह उठकर अपनी पहली चाय पीता है या रात को खाने की थाली के सामने बैठता है तो शायद ही कोई ये सोचता हो कि उस एक निवाले के पीछे कितना बड़ा विज्ञान, कैसा अर्थशास्त्र और कैसी नीतियां काम कर रही हैं। सही कहा। और आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के अध्ययन नोट्स, कुछ बेहद प्रामाणिक शोध सामग्री और कृषि क्षेत्र से जुड़े वो अहम तथ्य हैं जो असल में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की मशीनरी को चलाते हैं। तो इस चर्चा का जो मुख्य मकसद है वो सिर्फ खेती किसानी के कुछ सूखे आंकड़े गिनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि देश की मंडियां कैसे काम करती हैं, विज्ञान ने बीजों को कैसे बदल दिया है और कैसे एक छोटा सा कीड़ा पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। इन सब चीजों को हम आज बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से समझेंगे। और यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। देखिए, जब हम इन शोध सामग्रियों और नोट्स को गहराई से पढ़ते हैं तो ये सिर्फ मिट्टी और बीज की कहानी नहीं रह जाती। ये एक बड़े परिदृश्य का हिस्सा बन जाती है। एकदम सही। ये करोड़ों लोगों के सर्वाइवल, एक देश के आत्मनिर्भर बनने की जिद और उस सप्लाई चेन की कहानी है जो कभी रुकती नहीं है। हाँ, और अगर हम आज के इस आधुनिक दौर की बात करें जहाँ हर चीज घर बैठे मंगवाई जा सकती है, वहाँ भी उस बुनियादी ढांचे को समझना बहुत जरूरी है जो खेतों से शुरू होकर ग्लोबल मार्केट तक पहुँचता है। तो चलिए उस दौर से इस कहानी को शुरू करते हैं जब भारत की स्थिति आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। 60 के दशक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 60 के दशक का वो समय जब देश एक भयानक खाद्य संकट से गुजर रहा था। शोध सामग्री में 1966-67 के उस ऐतिहासिक मोड़ का जिक्र है जिसे दुनिया हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानती है। बिल्कुल। और वैश्विक स्तर पर इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में एमएस स्वामीनाथन ने इसकी कमान संभाली थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर उस वक्त ऐसा क्या चमत्कार हुआ था? चमत्कार मतलब रातों रात ऐसा क्या बदल गया कि जो देश अनाज के लिए दुनिया की तरफ देख रहा था वो अचानक से खुद एक बड़ा उत्पादक बन गया? देखिए, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं थी। ये पूरी तरह से विज्ञान का एक बहुत ही नपा तोला प्रयोग था। अच्छा। उस वक्त जिस चीज ने सारा खेल बदला वो थे उच्च उपज वाले बीज, जिन्हें हम HYV कहते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी। हाँ, ये कोई साधारण बीज नहीं थे। इन बीजों की खासियत ये थी कि अगर इन्हें सही मात्रा में पानी और रासायनिक उर्वरक दिए जाएं, तो ये पारंपरिक बीजों के मुकाबले कई गुना ज्यादा गेहूं और धान पैदा कर सकते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा समझौता भी था, जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में एक लाइन में निपटा दिया जाता है। कैसा समझौता? क्या उन बीजों का कोई नुकसान भी था? नुकसान सीधे तौर पर बीजों का नहीं था, बल्कि उस प्रक्रिया का था। इन बीजों को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। ओ, समझ गया। और यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में, जहां इन बीजों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, आज भूजल स्तर इतनी तेजी से नीचे जा रहा है। हरित क्रांति ने उस वक्त देश को भूखमरी से तो बचा लिया और गेहूं धान के गोदाम भर दिए। बिल्कुल, लेकिन उसने मिट्टी और पानी के दोहन का एक ऐसा सिलसिला भी शुरू किया जिसका असर आज दशकों बाद साफ दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत ही अहम पहलू है। अक्सर हम सिर्फ सफलताओं का जश्न मनाते हैं लेकिन उसके पीछे की कीमत भूल जाते हैं। खैर, जब उत्पादन बढ़ाने की बात आती है तो कृषि का एक और हिस्सा है जिसने एक बिल्कुल अलग तरह की क्रांति देखी। आप दूध उत्पादन की बात कर रहे होंगे? हाँ, नोट्स में ऑपरेशन फ्लड का बड़ा ही शानदार जिक्र है जो 1970s में शुरू किया गया था। इसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं। बिल्कुल, और श्वेत क्रांति की सबसे खास बात ये थी कि ये सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की कहानी नहीं थी। तो फिर क्या थी? ये लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट का एक मास्टर क्लास था। देखिए, दूध गेहूं की तरह नहीं है जिसे महीनों तक बोरी में बंद करके रखा जा सके। हाँ, वो तो कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है। सटीक। ऐसे में डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने एक ऐसा कोऑपरेटिव मॉडल खड़ा किया जो अद्भुत था। उन्होंने लाखों छोटे किसानों को जोड़ा जिनके पास सिर्फ 1 या 2 गाय भैंसें थीं। तो बजाय इसके कि कोई एक बड़ी कंपनी हजारों गाय पालकर दूध बेचे, उन्होंने गांव-गांव से 1-1, 2-2 लीटर दूध इकट्ठा करने का नेटवर्क बना दिया। हाँ, और इस नेटवर्क ने बीच के बिचौलियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। गांव में दूध इकट्ठा होता, उसे तेजी से ठंडा किया जाता और शहरों तक पहुंचाया जाता। कमाल का सिस्टम है। इस एक सिस्टम ने भारत को दूध की कमी वाले देश से
दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। और इसीलिए सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि 26 नवंबर को जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस या नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, वो असल में डॉक्टर कुरियन का जन्मदिन होता है। बिल्कुल, ये उस एक इंसान के विजन को सम्मान देने का तरीका है। ये कमाल की बात है कि कैसे एक सही नियत और एक बेहतरीन सिस्टम पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल सकता है। और ऐसा सिर्फ गेहूं या दूध के साथ नहीं हुआ। हाँ, पीली क्रांति भी तो आई थी। बिल्कुल, जिसने तिलहन यानी सरसों और सोयाबीन जैसे तेल वाले बीजों के उत्पादन को बढ़ाया, और फिर नीली क्रांति जिसने मछली पालन का नक्शा बदल दिया। वैसे रिसर्च में एक आंकड़ा ये भी है कि मछली उत्पादन में चीन दुनिया में नंबर 1 है। हाँ, वो पहले स्थान पे है। लेकिन भारत की उस लंबी तटरेखा को देखते हुए नीली क्रांति ने मछुआरों की आमदनी को जिस तरह से बढ़ाया है, वो अपने आप में एक बड़ी सफलता है। इन क्रांतियों ने देश को आत्मनिर्भर बनाया है। ये सारी क्रांतियां एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं कि जब विज्ञान और सरकारी नीतियां एक साथ काम करती हैं तो परिणाम बहुत बड़े होते हैं। एकदम सही। लेकिन अगर हम इन बड़ी बड़ी राष्ट्रीय नीतियों से थोड़ा जूम इन करें और सीधे रसोई घर के मसालों और खेतों में उगने वाली उन रोजमर्रा की फसलों पर आए, तो विज्ञान वहां भी एक बहुत ही अलग स्तर पर काम कर रहा है। मुझे ये हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अच्छा? हाँ, क्योंकि जब मैंने मसालों और फसलों वाले नोट्स पढ़े तो मुझे लगा कि मैं अपनी ही रसोई के बारे में कितना कम जानता हूँ। वो कैसे? उदाहरण के लिए काली मिर्च, इसे मसालों का राजा कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि काली मिर्च खाने में एक अलग सा तीखापन लाती है जो लाल मिर्च से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? और इसका जवाब जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र के एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण में छिपा है। बिल्कुल। नोट्स के मुताबिक काली मिर्च में पिपेरिन नाम का एक रसायन होता है। पिपेरिन। हाँ, ये पिपेरिन ही है जो हमारी जीभ पर जाते ही वो खास तीखापन पैदा करता है। और मजे की बात यह है कि पौधे ये तीखापन हमारे स्वाद के लिए नहीं बनाते, बल्कि खुद को कीड़ों और जानवरों से बचाने के लिए बनाते हैं। क्या कमाल का विज्ञान है। इसी तरह लौंग की कहानी है, जिसे हम एक कड़क मसाले की तरह चाय या पुलाव में डालते हैं। वो असल में एक पेड़ के फूल की कली यानी एक सूखी हुई फ्लावर बड होती है, जिसे फूल खिलने से पहले ही तोड़कर सुखा लिया जाता है। हाँ, प्रकृति का अपना एक अलग ही कारखाना चल रहा है। हाँ, और ये बात सिर्फ मसालों तक सीमित नहीं है। अगर हम कुछ प्रमुख फसलों के इतिहास को देखें तो एक बहुत बड़ा मिथक टूटता है। मिथक? कैसा मिथक? अक्सर ये माना जाता है कि जो चीजें सदियों से भारतीय थाली का हिस्सा हैं, वो यहीं की पैदाइश होंगी। लेकिन जब हम फसलों के मूल स्थान की बात करते हैं तो कहानी बहुत अलग निकलती है। मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। मक्का, बिल्कुल। जिसे हम भुट्टे के रूप में या मक्के की रोटी के रूप में इतने चाव से खाते हैं, वो असल में भारत की फसल है ही नहीं। मक्का मध्य अमेरिका से भारत आया था और आज ये हमारे कृषि तंत्र का इतना अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो पूरी तरह से स्वदेशी हैं, जैसे जूट। हाँ, जूट एक विशुद्ध भारतीय पौधा है। और अर्थव्यवस्था में इसकी अहमियत को देखते हुए इसे स्वर्ण रेशा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्या ये सिर्फ इसके सुनहरे रंग की वजह से? नहीं, ये सिर्फ रंग की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि एक समय में भारत के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का ये एक बहुत बड़ा जरिया था। रंगों से याद आया, एक सफेद सोना भी तो है। कपास। बिल्कुल, कपास, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी नकदी फसल है। लेकिन शोध सामग्री में एक बात ने मुझे बहुत हैरान किया। वो क्या? इस सफेद सोने की पूरी खदान को एक बहुत ही छोटे से जीव से खतरा रहता है। सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई। हाँ। व्हाइट फ्लाई का प्रकोप कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। ये मक्खियां कपास के पत्तों का रस चूस लेती हैं और पौधे को बीमार कर देती हैं। तो ये इतनी तेजी से कैसे फैलती है? जब किसान एक ही तरह की फसल बहुत बड़े इलाके में लगाते हैं, जिसे मोनोकल्चर कहते हैं, तो ऐसे कीड़ों के लिए वो एक तरह की खुली दावत होती है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो किसान हर साल उठाते हैं। तो ऐसे में विज्ञान क्या कर सकता है? क्या हम सिर्फ कीटनाशक छिड़कते रह सकते हैं या इसका कोई और स्थायी समाधान भी है? यहीं पर विज्ञान का एक और पहलू सामने आता है, फसलों का जेनेटिक सुधार। और विज्ञान सिर्फ कीड़ों से बचने के लिए नहीं, बल्कि इंसानी कुपोषण से लड़ने के लिए भी फसलों को अंदर से बदल रहा है। हाँ, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गोल्डन राइस। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये कोई आम चावल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है। वैज्ञानिकों ने चावल के अंदर बीटा कैरोटीन पैदा करने वाले जीन डाल दिए हैं। बीटा कैरोटीन? ये तो गाजर में भी होता है ना? एकदम सही। और जब ये हमारे शरीर में जाता है तो विटामिन ए में बदल जाता है। अरे वाह। दुनिया के उन हिस्सों में
जहां गरीब लोगों का मुख्य भोजन सिर्फ चावल है और वे फल सब्जियां नहीं खरीद सकते, वहां ये गोल्डन राइस उन्हें विटामिन ए की कमी से अंधा होने से बचा सकता है। तो ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये खेतों में उगने वाली दवा है। बिल्कुल। ये वाकई में दिमाग को झकझोर देने वाला तथ्य है। और विज्ञान सिर्फ जेनेटिक बदलाव नहीं कर रहा, बल्कि क्रॉस ब्रीडिंग से भी कमाल कर रहा है। आप रत्ना प्रजाति की बात कर रहे हैं? हाँ, आम की रत्ना प्रजाति। भारत में नीलम और अल्फांसो दोनों ही आम की बहुत मशहूर किस्में हैं। वैज्ञानिकों ने इन दोनों का संकरण यानी क्रॉस करवा के रत्ना नाम की नई प्रजाति बना दी। इसका फायदा ये हुआ कि इसमें अल्फांसो जैसा स्वाद तो है, लेकिन अल्फांसो की तरह इसमें स्पंज की समस्या नहीं होती और ये हर साल फल देता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। पेंच? वो कैसे? विज्ञान ने किसान को बेहतरीन हाइब्रिड बीज दे दिए, पेपरिन वाले मसाले दे दिए और भरपूर पैदावार की तकनीक दे दी। लेकिन एक किसान की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब फसल पककर तैयार हो जाती है। अब बाजार की बात कर रही हैं? हाँ, अगर बाजार में उस फसल का सही दाम ना मिले तो खेत का सारा विज्ञान और मेहनत धरी की धरी रह जाती है। और यहीं से हम अपनी चर्चा के उस मोड़ पर आते हैं जो असल में पूरे अर्थशास्त्र को चलाता है, नीतियां और बाजार। मैं आपके सामने एक स्थिति रखता हूं। मान लीजिए किसान ने बहुत मेहनत से गेहूं की बम्पर फसल उगाई, लेकिन मौसम अच्छा होने की वजह से पूरे देश में गेहूं की बम्पर पैदावार हो गई। अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है कि जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें गिर जाती हैं। बिल्कुल। तो क्या वो किसान तो बर्बाद हो जाएगा? उसे तो अपनी लागत भी नहीं मिलेगी। और इसी बर्बादी से बचाने के लिए सरकार बाजार में हस्तक्षेप करती है। भारत में इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाँ, सरकार फसल की बुआई से पहले ही एक कीमत घोषित कर देती है कि चाहे बाजार में भाव कितना भी गिर जाए, सरकार उस न्यूनतम कीमत पर किसानों से फसल खरीदेगी। ये एक तरह की गारंटी है। लेकिन अगर सरकार ऐसे ही हर चीज की गारंटी देने लगे तो ये तो अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा ना। आखिर ये तय कौन करता है कि किस फसल की कीमत क्या होगी? इसके पीछे बहुत गहरा गणित होता है। हमारे देश में एक संस्था है जिसे कृषि लागत और मूल्य आयोग या CACP कहा जाता है। CACP? हाँ, ये आयोग 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है और इनका काम बहुत जटिल है। ये देखते हैं कि बीज कितने का आया, खाद में कितना खर्च हुआ, किसान और उसके परिवार ने खेत में जो मेहनत की उसकी मजदूरी कितनी बनती है। यहाँ तक कि अगर किसान ने जमीन पट्टे पर ली है तो उसका किराया कितना है ये भी जोड़ा जाता है। बिल्कुल। इन सब आंकड़ों को मिलाकर एक वैज्ञानिक तरीके से MSP तय की जाती है। लेकिन बात सिर्फ किसान की तो नहीं है, बाजार के दूसरे छोर पर एक आम उपभोक्ता भी है। सही बात है। जब कोई आम इंसान बाजार से दाल या चावल खरीदता है तो उसे ये चीजें आसमान छूती कीमतों पर क्यों नहीं मिलती? सरकार ये संतुलन कैसे बनाती है? ये एक बहुत ही शानदार तंत्र है जो 3 पहियों पर चलता है। 3 पहिए? हाँ, पहला पहिया है MSP जिससे किसान सुरक्षित होता है। दूसरा पहिया है बफर स्टॉक, मतलब जो अनाज सरकार खरीदती है उसे सुरक्षित रखना। बिल्कुल। सरकार जो अनाज किसानों से MSP पर खरीदती है उसे बड़े बड़े गोदामों में सुरक्षित रख लेती है और जब कभी बाजार में किसी अनाज की कमी होती है और कीमतें तेजी से भागने लगती हैं तो सरकार उस बफर स्टॉक से अनाज निकालकर बाजार में उतार देती है। एकदम सही, जिससे कीमतें वापस नीचे आ जाती हैं। और तीसरा पहिया है PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। हाँ, जिसके जरिए देश के सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक बहुत ही कम कीमत पर या मुफ्त में राशन पहुंचाया जाता है। ये एक पूरा सुरक्षा चक्र है। हाँ, लेकिन आजकल तो चीजें डिजिटल हो रही हैं। हाँ, काफी बदलाव आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश के किसी गांव का किसान अपनी फसल महाराष्ट्र के किसी व्यापारी को बेचना चाहे जो उसे ज्यादा पैसे दे रहा है तो उसके लिए क्या विकल्प है? इसके लिए 14 अप्रैल 2016 को एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। ई-नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार। ई-नाम, इसे हम कृषि मंडियों का इंटरनेट कह सकते हैं। बिल्कुल। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसने देश भर की हजारों APMC मंडियों को एक नेटवर्क पर ला खड़ा किया है। तो इससे किसान सीधा पोर्टल पर अपनी फसल बेच सकता है? हाँ, किसान अपनी उपज की फोटो और गुणवत्ता की रिपोर्ट पोर्टल पर डाल सकता है और देश के किसी भी हिस्से में बैठा खरीदार उसके लिए बोली लगा सकता है। ये बिचौलियों को कम करने की एक बहुत बड़ी पहल है। और इसके साथ ही कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जो सीधा नकद फायदा पहुंचाती हैं, जैसे PM किसान सम्मान निधि। हाँ, जो 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से शुरू हुई थी।
इस योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि 6,000 रुपए में साल भर क्या ही होता होगा। लेकिन ये रकम बहुत अहम समय पर मिलती है। वही तो, मुझे लगता है कि ये रकम बुआई के ठीक पहले बीज और खाद खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होती है, ताकि किसान को साहूकार से कर्ज न लेना पड़े। बिल्कुल। और साथ ही 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी सुरक्षा भी है, ताकि अगर ओले गिर जाएं या सफेद मक्खी पूरी फसल बर्बाद कर दे तो बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई कर सके। सही कहा। और इन सब चीजों के लिए पूरे ग्रामीण भारत में पैसे का फ्लो बनाए रखने के लिए 12 जुलाई 1982 को स्थापित एक बहुत बड़ी संस्था काम करती है, नाबार्ड। नाबार्ड। इससे आप ग्रामीण भारत के पैसों का थोक व्यापारी समझ सकते हैं। थोक व्यापारी मतलब ये सीधा किसानों को लोन नहीं देता? नहीं, नाबार्ड सीधे किसी किसान का खाता नहीं खोलता। ये एक शीर्ष संस्था है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को फंड देती है। और फिर वो बैंक आगे जाकर किसानों को लोन देते हैं। बिल्कुल। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जितना भी बड़ा पैसा चाहिए होता है वो इसी संस्था के जरिए फ्लो होता है। ये समझना बहुत जरूरी था कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। अब तक हमने नीतियां देख ली, विज्ञान समझ लिया, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारी जमीन अब उतनी ही है, लेकिन आबादी बढ़ रही है। और ऊपर से मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा। हाँ, तो ऐसे में खेती के तरीके कैसे बदल रहे हैं? इसके लिए खेती की कुछ बहुत ही अनोखी तकनीकें विकसित की गई हैं। एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है रिले खेती या रिले क्रॉपिंग। रिले खेती? क्या ये एथलेटिक्स वाली रिले रेस जैसा कुछ है? बिल्कुल वैसा ही है। रिले रेस में क्या होता है, एक धावक दौड़ रहा होता है और रुकने से पहले ही वो अपना बैटन दूसरे धावक को पकड़ा देता है। खेतों में भी यही होता है? हाँ, किसान एक फसल काटकर खेत खाली करने का इंतजार नहीं करता। जब पहली खड़ी फसल पकने वाली होती है और कटने में कुछ समय बाकी होता है, तभी उसी खेत में दूसरी फसल के बीज बो दिए जाते हैं। वाह, ये तो समय की बहुत बड़ी बचत है। और खेत में मौजूद नमी का भी पूरा इस्तेमाल हो जाता है। एक और टर्म मुझे पढ़ने को मिला था, अंतरासस्यन या इंटरक्रॉपिंग। आसान भाषा में कहें तो ये एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न में कई फसलें उगाने का तरीका है। हाँ, ताकि एक फसल जमीन से जो पोषक तत्व ले रही है, दूसरी फसल शायद उसे वो तत्व वापस दे सके या किलो को दूर रख सके। यही विज्ञान है, लेकिन आज सिर्फ पैदावार बढ़ाना ही लक्ष्य नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पैदावार बढ़ाते हुए पृथ्वी को कैसे बचाया जाए। और यहीं पर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर या जलवायु स्मार्ट कृषि का महत्व सामने आता है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कृषि उत्पादकता बढ़ाना और पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। मतलब खेती भी हो और ग्लोबल वार्मिंग भी ना बढ़े। बिल्कुल। लेकिन अगर खेती पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रही है, तो इसमें एक आम उपभोक्ता क्या कर सकता है? हम बहुत कुछ कर सकते हैं और इसका एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका 1991 में इकोमार्क योजना के रूप में शुरू किया गया था। इकोमार्क। तो जब मैं बाजार जाकर कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदता हूँ जिसपे इकोमार्क लगा है, तो इसका क्या असर होता है? जब आप इकोमार्क वाला सामान खरीदते हैं तो आप उन उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। उपभोक्ता की पसंद ही अंततः उत्पादन के तरीकों को बदलती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो हमने एक बहुत बड़ा सफर तय किया है। बिल्कुल। बीजों की किस्मों से लेकर डिजिटल मंडियों यानी ई-नाम और जलवायु स्मार्ट तकनीकों तक भारतीय कृषि ने काफी तरक्की की है। और सुनने वालों के लिए ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये केवल परीक्षा का विषय नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी खाद्य सुरक्षा और रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दें। आज हमने जलवायु स्मार्ट कृषि और हरित क्रांति के बारे में बहुत बातें की, क्योंकि जिस तरह से आज पूरी दुनिया का वैश्विक तापमान अप्रत्याशित रूप से बदल रहा है और मॉनसून अनिश्चित होता जा रहा है, जो कि एक कड़वी सच्चाई है, तो क्या भविष्य में हमें इन पारंपरिक खेतों को छोड़कर पूरी तरह से लैब आधारित या AI नियंत्रित हरित क्रांति 2.0 की आवश्यकता होगी? ये सोचने वाली बात है। एक ऐसी व्यवस्था जहां मौसम का कोई प्रभाव ही ना पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस बारे में जरूर विचार करें। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही।